जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जो आपका लक्ष्य है इस 2023 में बिहार पुलिस में फाइनल सिलेक्शन लेना, यानी कि वर्दी को हासिल करना, जिसके लिए जो आपका रिटन एग्ज़ाम चालू हो रहा है 24 सितंबर से, इस रिटन एग्ज़ाम के तैयारी में आप सभी लोग काफ़ी ज़ोर शोर से लगे होंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस का जो आपका सिलेबस है और उस सिलेबस में जो आपका एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के अति से अति महत्वपूर्ण टॉपिक से हम इस सेशन में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट सॉल्व कराने वाले हैं जो आज तक आपके एग्जाम बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए, काफ़ी कम स्टूडेंट क्या होते हैं यानी कि इकोनॉमिक्स को पढ़ पाते हैं, थोड़ा सा इजी लेकर के छोड़ देते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स से भी 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और ध्यान रखिए, एक नंबर आपको 1 लाख के ऊपर लेके जा सकता है और एक ही नंबर आपको 1 लाख के नीचे ला सकता है। यहाँ से तो 5 से 6 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और आप प्रीवियस ईयर को उठाइए, 5 से 6 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है बिहार पुलिस में। तो आज से हम लोग इकोनॉमिक्स को भी शुरू कर रहे हैं और जो भी आपका सिलेबस का जो आपका टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, जिससे आपके बिहार पुलिस में प्रश्न बने हैं, 3 से 4 क्लास में सारे प्रश्न को मैं इस सेशन के माध्यम से आप सभी को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के नोट्स से हम आपको सॉल्व करा देंगे। और आप याद कीजिए, सारे प्रश्न को आपके एग्जाम में काफ़ी कम समय अब बच गया है और आपको देखिए जितना रिवीजन हो सके जितना आपको कराया जा रहा है, और खुद से आप घर पे बैठ के जो आपका सिलेबस है उसको याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन ही आपको सफल बनाएगा। थोड़ा सा लापरवाही कीजिएगा, आप इस फील्ड से, इस रेस से बहुत दूर चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं और इकोनॉमिक्स के अति से अति महत्वपूर्ण को हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको प्रश्न सॉल्व कराया जाता है, जो भी आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाता है, वो ऑफलाइन के पेड बैच के प्रैक्टिस सेट होते हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट सारे प्रश्न को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग जरूर अपना कमेंट बॉक्स में लास्ट में स्कोर बताइएगा कि आप कितना स्कोर प्रत्येक सेट में कर पा रहे हैं। तो देखिए, आज के इस प्रैक्टिस सेट का आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, किसके माध्यम से राष्ट्रीय आय का सृजन होता है आप सभी को बताना है। और 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ए है उपभोग के द्वारा, दूसरा क्या है विनिमय के द्वारा, सी ऑप्शन है वितरण के द्वारा, और डी ऑप्शन आपके पास है, देख लीजिए, उत्पादन क्रियाओं के द्वारा। जल्दी से इस प्रश्न को आप लोग पढ़िए और इसका सही जवाब सिलेक्ट कीजिए कि आखिर कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और ध्यान दीजिए, आप लोग सारे प्रश्न में कुछ ना कुछ टाइम दीजिए और समझिए, तब उस प्रश्न को आप लोग आंसर कीजिए। तो ध्यान दीजिए, अगर इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, उत्पादक यानी कि उत्पादक क्रियाओं के द्वारा, यही आपका इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग समझने का प्रयास करें तो ध्यान दीजिए, वितरण क्या होता है। वितरण वही होता है, जैसे आप लोग को पता होगा कि सरकार क्या करती है, सस्ती दरों पर गरीबों को अनाज वितरण करवाती है ना। तो वितरण का मतलब वो क्या हुआ, बांटना। क्या होता है, बांटना, आप लोग समझ सकते हैं। विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है खरीद बिक्री। क्या होता है, खरीद बिक्री। उपभोग तो आप लोग समझते ही हैं। ठीक है, तो उपभोग कहें या वितरण कहें या विनिमय कहें, यानी कि विनिमय कब होगा, उपभोग कब होगा, वितरण कब होगा, तो जब उत्पादक यानी कि उत्पादन होगा तभी न होगा ये। जब यानी कि जब किसी वस्तु का उत्पादन होगा तभी न विनिमय होगा, उसका खरीद बिक्री होगा या उपभोग होगा या क्या होगा, वितरण होगा। तो इस प्रश्न के लिए सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, भारत में वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि बताना है। काफी इजी प्रश्न है, आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब बता सकते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत सरकार का क्या है, वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष की अवधि है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देख लीजिए 3 नंबर, भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम बार अनुमान किसने लगाया था।
तो ध्यान दीजिए, भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम बार जो अनुमान लगाने वाले महान व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने 1900 यानी कि 68, कहीं कहीं 1967 से 68 दिया रहता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 1968 में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। और उस समय प्रति व्यक्ति आय इन्होंने कितना बताया था? तो ₹20 बताया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 4 नंबर, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है, यानी कि किस आधार पर राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है, आप सभी को बताना है। ध्यान दीजिए, अगर इस प्रश्न को आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा और आंसर करने का कोशिश कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, राज्य जो घरेलू आपका उत्पाद का आकलन है यह वर्तमान मूल्य पर भी होता है और स्थिर मूल्य, इन दोनों पर होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों, यानी कि राज्य घरेलू उत्पाद का जो आकलन है वर्तमान मूल्य पर भी होता है और स्थिर मूल्य पर भी होता है। ध्यान रखिए, वर्तमान मूल्य को ही क्या कहा जाता है? महंगाई, आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि महंगाई किसे कहा जाता है? वर्तमान मूल्य को ही कहा जाता है। और इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, मुद्रा, आप लोग स्फीति, आप लोग ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति महंगाई को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए और देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, स्थिर मूल्य को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिर मूल्य को ही क्या कहा जाता है? वास्तविक आय। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देख लीजिए 5 नंबर, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको इस प्रश्न का जवाब बताना है। तो ध्यान रखिए, भारत की आर्थिक समस्या का बात किया जाए तो बेरोजगारी भी है और निर्धनता भी है। देखिए आपके ऑप्शन में ए और बी दोनों दिया गया है, तो इस प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 6 नंबर, देखिए यहाँ पर भारत सरकार का नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुई? नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुई? ध्यान रखिए, नवीन आर्थिक नीति 90-91 में, किसमें? 90-91 में, यानी कि 1990-91 में नवीन आर्थिक नीति लागू हुई। और आज़ादी के बाद पहली आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो आप लोग देखिएगा, यानी कि 6 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 1948 को लागू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर नवीन पूछा गया है तो 1990 से 91 ध्यान रखिएगा, और आज़ादी के बाद प्रथम पूछा जाए तो 6 अप्रैल 1948 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न है आपका 7 नंबर, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है, यानी कि राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित रहता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए, जब इस प्रश्न के आप ऑप्शन को पढ़िएगा तो आसानी से इस प्रश्न का जवाब बता सकते हैं। राष्ट्रीय आय में घरेलू उद्योगों की आय और विदेशों से प्राप्त आय, यह दोनों क्या होता है? शामिल होता है, किसमें? राष्ट्रीय आय में। आप ऑप्शन सी को देखिए, ए और बी दोनों दिया गया है, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो देखिए, साधन, यहाँ पर हम लिख देते हैं साधन कीमत पर, समझाने के लिए लिख रहे हैं, साधन कीमत पर, ध्यान रखिए, शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या हो जाएगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? साधन कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है, यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, घरेलू, यानी कि घरेलू आप प्लस कितना? विदेश, घरेलू प्लस विदेश, यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद में क्या शामिल होता है? घरेलू और विदेश का आय शामिल होता है। और यहाँ पर राष्ट्रीय आय पूछा गया है, तो देखिए राष्ट्रीय आय बराबर सघन कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद शामिल है ना, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय उत्पाद बराबर क्या होता है? घरेलू प्लस विदेश। क्या होता है? घरेलू प्लस विदेश। तो जब राष्ट्रीय उत्पाद यहाँ पर राष्ट्रीय आय में देखिए यहाँ पर शामिल है, तो इसके जगह पर ये दोनों शामिल नहीं होगा, घरेलू और विदेश। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, घरेलू आय भी शामिल होता है और विदेश से प्राप्त आय भी, दोनों शामिल किसमें होता है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय में। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करते हैं, कौन करता है एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण, आप सभी को बताना है। तो देखिए, जब इस प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब आपके सामने निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
डी तीनों, यानी कि उत्पादन भी, आय भी और व्यय भी। ठीक है, यह तीनों क्या है, एक चक्रीय प्रवाह का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं अर्थव्यवस्था में। इस बात को आप लोग देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न आपका 9 नंबर है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा 25 रुपया, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 नंबर। राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति के द्वारा की जाती है? ध्यान रखिए, राष्ट्रीय आय की गणना का अगर पद्धति आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब यानी कि व्यय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि, इन तीनों विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त यानी कि सभी इस प्रश्न का जवाब होगा सही जवाब। ठीक है, चला प्रश्न है 11 नंबर। राष्ट्रीय आय के माप हेतु उत्पत्ति अथवा उत्पादन गणना विधि किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया, यानी कि किस देश ने सर्वप्रथम बार प्रयोग किया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम बार प्रयोग जो करने वाला देश है अमेरिका का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही जवाब। 12 नंबर प्रश्न है, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है? राजकीय आय करता है या राष्ट्रीय आय करता है या प्रति व्यक्ति आय करता है? ध्यान रखिए, अगर मैं बात करूं अपने रहन सहन के बारे में, यानी कि देखिए रहन सहन के बारे में अगर बात किया जाए तो कौन प्रभावित करता है? क्या राष्ट्रीय आय प्रभावित करता है? आप लोग खुद से सोचिए, अगर किसी देश का राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है इसका मतलब सभी व्यक्ति का राष्ट्रीय आय थोड़ी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए रहन सहन तो ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अगर आपका प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है तो आपका रहन सहन यानी कि अच्छा होगा, और कम हो रहा है तो आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगा? कम होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रश्न के लिए आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जवाब। अगला प्रश्न है 13 नंबर। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से किस में वृद्धि होता है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपभोग में भी होता है और विनियोग में भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है तो क्या होगा? विनियोग में भी वृद्धि होगा और उपभोग में भी वृद्धि होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। निम्नलिखित में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ध्यान रखिएगा सबसे कम क्या किस राज्य का है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार का ही है, और सबसे अधिक किसका है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा गोवा का है। किसका है? गोवा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है 15 नंबर। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस में हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा शिवहर। कहाँ हो जाएगा? शिवहर आप लोग ध्यान रखिएगा। वही ज़्यादा किस जिले का है? तो पटना आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे प्रश्न आएगा। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सर्वाधिक तो अभी बताया है ऑप्शन बी पटना, आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार से पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे। 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय आय का अर्थ ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्पादन के साधनों की आय। क्या हो जाएगा? उत्पादन के साधनों की कुल आय को की ही क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, पारिवारिक आय को राष्ट्रीय आय नहीं कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पाद का वह भाग है जिसका उस वर्ष प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय का यह परिभाषा किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा यह परिभाषा देने का जो काम किए थे ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर फिशर ने दिया था। किसने दिया था? फिशर ने दिया था। वही मार्शल का बात किया जाए तो उत्पादन का दिए थे। ठीक है, वही पीगू का बात किया जाए तो पीगू किसको दिए थे? तो आय संबंधित परिभाषा दिए थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर किस मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। देखिए थोड़ा सा इस प्रश्न को आप लोग समझिए और इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा बताइए। तो देखिए जब उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को पढ़िएगा तो आपके सामने जरूर इस प्रश्न का आंसर निकल करके आएगा। और देखिए मुद्रास्फीति की वृद्धि का दर, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा जब
जब कीमतें और मौद्रिक आय दोनों में वृद्धि हो जाएगा ना तो वास्तविक आय पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में हाल में राष्ट्रीय आय की माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है? देखिए 3 कथन गलत है, एक सही दिया गया है, आपको सही वाला बताना है। तो देखिए आधार वर्ष और गणना विधि दोनों में बदलाव किया जा सकता है। दोनों बदलाव किया गया है? नहीं, दोनों बदलाव नहीं किया गया है। बी ऑप्शन पढ़िए, आधार वर्ष 2004 से 5 से बदल करके 2011 से 12 किया गया है। हाँ, इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी वाला ही सही होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट भी कोई कोई कर देते हैं कि ज्ञान बिंदु का यह सेट नहीं है और ज्ञान बिंदु का यह नोट्स नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए किसका नोट्स है, तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही यह नोट्स है आप लोग को। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न 22 नंबर, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर के होने के कारण है। समृद्धि दर होने का कारण क्या बताना है? जब भारत का क्या है, बचत और पूंजी निर्माण क्या है, उच्च दर पर है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को आप लोग पढ़िए और देखिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऊंची पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, ऊंची पूंजी उत्पाद का अनुपात होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? किस कारण से दर धीमी है आपको आंसर बताना है। देखिए आपके सामने नीचे दिया गया है और देखिए जब इस प्रश्न को आप पढ़िएगा तो आपके सामने सही जवाब निकल करके आएगा, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, यह कथन क्या है, सही होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, वही जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर भी प्रभावित करता है, तो यह भी कथन क्या है, सही है। पूंजी निर्माण की ऊंची दर नहीं, ये भी नहीं होगा। वित्तीय घाटे का ऊंची दर, यह भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहला और दूसरा का कथन सही है, ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर 24 नंबर जो प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आप लोग प्रश्न को पढ़िए और आप विचार करके इस प्रश्न का सही कथन बताइए कि कौन सा होगा। और आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, आपके सामने चारों ऑप्शन स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। लगातार पूछा है, क्या लगातार बढ़ती रही है? मान लीजिए कोई किसी वस्तु की कीमत आज 1 रुपया है तो इसका लगातार बढ़ती रही है, कभी घटा है कभी बढ़ा है, तो यह कथन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। हाँ, सकल घरेलू जो आपका उत्पाद है ना, वह लगातार क्या है, बढ़ते रहा है। ऑप्शन बी केवल 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 25 नंबर, पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है आपको बताना है। आप चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और इस प्रश्न का सही जवाब हमको बताइए। ठीक है, तो देखिए जब इस प्रश्न को आप पढ़िएगा और चारों ऑप्शन का जब एनालिसिस कीजिएगा तो इस प्रश्न के लिए यानी कि पद राष्ट्रीय आय के लिए जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर आपके सामने निकल करके आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर, यानी कि क्या निकला जाता है, तब पद राष्ट्रीय आय निरूपित किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 26 नंबर, सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? किसे साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी को ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, यह ध्यान नहीं रखा जाता है। बाकी सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि भी ध्यान में रखा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि भी ध्यान रखा जाता है और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में भी वृद्धि को ध्यान में रखा जाता है। नहीं पूछा है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। देखिए ऑप्शन आप लोग के सामने ऑप्शन दिख गया होगा, आपको बताना है कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा यह प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। ठीक है,
28 नंबर प्रश्न है 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जो 1949 में जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति थी, इसके अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या संगठन, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब, और काफी बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखिए यहाँ पर 30 नंबर, निम्न में कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचायक है आपको बताना है। तो देखिए जब इस प्रश्न को आप पढ़िएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग पहले बताइए। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिरता वृद्धि। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। थोड़ा सा उटपटांग प्रश्न लगेगा, लेकिन आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, इकोनॉमिक्स से इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न आपके इस सेट में मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग को हर हाल में इस प्रश्न को रट करके याद कर लेना है, आपके जबान पे होना चाहिए, कैसे भी हो रटते रहिए। ठीक है, नहीं रटिएगा आप सिलेक्शन से बहुत दूर जाइएगा। 31 नंबर प्रश्न है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या होता है, आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न को जब आप लोग पढ़िएगा तो अगर इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन बी भी सही होगा और डी भी सही होगा। देखिए कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी, और डी है उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। दोनों जवाब सही है, लेकिन देखिए जब दोनों ऑप्शन में तो इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, देखिए यहाँ पर 32 नंबर, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? क्या है सर्वाधिक उपयुक्त माप, आपको बताना है। तो देखिए 32 के लिए सही जवाब ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय आप लोग ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? तो भारतीय आय समिति का गठन का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, 1949। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 34 नंबर है, और इस प्रश्न में कुछ त्रुटियां हैं। देखिए एफसी होगा ना, इसके नीचे होगा। ठीक है, यानी कि एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, और जीएनपी यानी कि एमपी थोड़ा इसके नीचे होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इस प्रश्न में यानी कि त्रुटि था जो मैं आपको ठीक कर दिया हूँ। और देखिए जब इस प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा जीडीपी एफसी बराबर होता है जीडीपी एमपी माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, फॉर्मूला है, आप लोग को ध्यान रखना होगा। 35 नंबर प्रश्न है, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर क्या होता है? फॉर्मूला ही उठा करके पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला किसका होता है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। 36 नंबर प्रश्न है, देसी या घरेलू उत्पाद बराबर होता है, किसके बराबर होता है आपको बताना है। तो देखिए अगर बात किया जाए राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से शुद्ध साधन कारक आय बराबर क्या होता है? देसी या घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। ऑप्शन बी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है, तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर वन भी शामिल है, भूमि और खनन, यह क्या है? तीनों शामिल है। ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखिएगा। द्वितीयक क्षेत्र में कौन सेवाएं आता है? तो देखिए द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो विनिर्माण, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 38 के लिए ऑप्शन नंबर डी। बैंकिंग, बीमा, व्यापार यानी कि किस में आता है? तो ध्यान रखिएगा तृतीय यानी कि सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन से सेवा सम्मिलित है? तो तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? तो ध्यान रखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी संचार आता है। क्या आता है? संचार, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? किसे शामिल किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा लगान, यहाँ मजदूरी और वेतन दोनों एक ही होगा। लगान, मजदूरी या वेतन, ब्याज और लाभ, यह
तीनों शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 41 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से कौन आते हैं? प्राथमिक में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा कृषि आता है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। लघु उद्योग किस में आते हैं? द्वितीय में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यानी कि 42 नंबर, निम्न में कौन द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है? द्वितीयक क्षेत्र में कौन शामिल है? तो अभी हम बताए हुए हैं द्वितीयक क्षेत्र में क्या है? विनिर्माण, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए 43 नंबर, निम्न में कौन सा सही है? कौन सा सही है? 43 नंबर प्रश्न को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी, मूल्य वृद्धि बराबर होता है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है? 44 नंबर, शुद्ध निर्यात है। शुद्ध निर्यात क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा, निर्यात माइनस आयात, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्न में किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है आपको बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय आय में अगर बात कर लिया जाए तो ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, मध्यवर्ती वस्तु, घरेलू वस्तु और ध्यान रखिएगा यानी कि हस्तांतरण आय, यह तीनों को नहीं शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 45 के लिए ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है? देखिए यहाँ पर 46 नंबर, वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? यानी कि वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, ठीक है, अस्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विधि से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है? किस विधि से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन ए उत्पाद विधि, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा? उत्पाद विधि, ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 48 नंबर, अस्थिर लागतों पर राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण के माप के लिए प्रयोग की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? कौन सी सीमाएं हैं आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए अगर आपसे सीमा पूछा गया है तो 48 के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी, जनसंख्या में वृद्धि भी, काम के घंटे में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव भी, निवेश की प्रकृति भी, यह तीनों शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? कौन नहीं है बताइए आप सभी। तो देखिए घरेलू नौकर को भुगतान उसका मजदूरी होता है, नहीं कि हस्तांतरण भुगतान, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 50 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? किस क्षेत्र से? तो सेवा क्षेत्र, आप लोग ध्यान रखिएगा, 50 के लिए ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 51 नंबर, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, बताइए आप सब, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या शामिल नहीं होता है। तो देखिए अगर बात किया जाए इस प्रश्न के लिए तो ध्यान रखिएगा मूल्य हरांश व्यय नहीं शामिल किया जाता है, यानी कि मूल्य हरांश व्यय नहीं शामिल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 52 नंबर, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आप लोग, उत्पादन कार्यों का योगफल होता है। क्या होता है? उत्पादन कार्यों का योगफल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद, इसका मुद्रा मूल्य आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न को पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़िए और ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को हाल ही में जो बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 54 नंबर, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? किसे ध्यान में रखना क्या होता है? अपेक्षित होता है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना, इसे ध्यान में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? किसे शामिल नहीं किया जाता है? देखिए अगर बात किया जाए इस प्रश्न के लिए, यानी कि आय विधि से राष्ट्रीय आय की आकलन में किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए डी, यानी कि अवतरित आय को नहीं शामिल किया जाता है, बाकी किराया, पेंशन और मिश्रित आय को शामिल किया जाता है।
अगला प्रश्न है 56 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी कि पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? किसके हिस्सा है आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए जब इस प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब भारत होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी किसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है 57 नंबर, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक उपलब्ध कराया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, वर्ष प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एनएनपी होगा। आप लोग ध्यान रखिए यहाँ एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। और देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए यहाँ पर क्या होगा सही जवाब, तो ध्यान रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निवल आय को जोड़कर। देखिए यहाँ पर सकल घरेलू नहीं हो, सकल घरेलू नहीं होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि शुद्ध होगा। क्या होगा, शुद्ध होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, शुद्ध उत्पाद में विदेशों से निवल आय को जोड़कर। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। 59 नंबर प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य हरांश बराबर क्या होता है? आपको बताना है। देखिए फार्मूला ही है और आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी निवल राष्ट्रीय उत्पाद का फार्मूला होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य हरांश। ठीक है, अगला प्रश्न है 60 नंबर, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए निम्न में से किसे घटाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 60 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हरांश को घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसको घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का सही जवाब। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय का आकलन पद्धति नहीं है? तो देखिए मैट्रिक्स पद्धति, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 62 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 63 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? कौन सी विधि नहीं पूछा गया है? तो देखिए जब नहीं पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। क्या ध्यान रखिएगा आप लोग? ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि निवेश की विधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 64 नंबर, मूल्य हरांश किसके बराबर होता है? मूल्य हरांश किसके बराबर होता है? यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप लोग। देखिए अगर मूल्य हरांश किसके बराबर होता है आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आप लोग विचार करके यहाँ पर सही उत्तर आपको बताना है। पहला कथन है, यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। क्या यह कथन सही है या ना? आप लोग एक बार अपने आप से डिसाइड कीजिए। और देखिए जब आप लोग इस प्रश्न के लिए डिसाइड कीजिएगा तो आपके सामने क्या आएगा उत्तर निकल करके, यानी कि यह पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा का है, यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अत्यंत वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल व्ययों के बराबर होता है। नहीं, तो कौन सा सही जवाब होगा? केवल ऑप्शन नंबर एक आप लोग ध्यान रखिएगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक योगदान कौन देता है? तो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा? सेवा क्षेत्र को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए जब आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा सर्वाधिक योगदान देता है, कौन सा सर्वाधिक योगदान देता है, तो सेवा क्षेत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 67 नंबर, भारत में स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में वर्ष आधार क्या है? देखिए जब इस प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा तो चारों के चारों ऑप्शन क्या है? गलत है। चारों के चारों ऑप्शन क्या है? गलत है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और इस प्रश्न के लिए सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा 2011 से 12 इसका वर्ष आधार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों का योगदान का कौन सा क्रम हरांशवान क्रम है? हरांशवान यानी कि सबसे अधिक सेवा का है, उसके बाद उद्योग का, उसके बाद क्या है? कृषि। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 69 नंबर, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। अमीरों की तुलना में गरीब किस प्रकार का बचत करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि आप लोग ऑप्शन सी
अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं। ठीक है, चलिए 70 नंबर प्रश्न क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए सही कथन का बात किया जाए तो ऑप्शन बी भी होगा और ऑप्शन डी भी होगा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रति हिस्सा अधिक है। ठीक है, यह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 71 नंबर, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, किससे दिया जाता है? तो ध्यान रखिए देश की कुल जनसंख्या से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या, ऑप्शन ए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो लॉटरी को जितना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए 73 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है? किसे छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है? तो सभी प्रकार की बचत का योग को छोड़कर के किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए 74 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का ज़्यादा है, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र का क्या है यानी कि दूसरा स्थान है। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? तो सही संगणना में आने वाली कठिनाई अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है आप लोग ध्यान रखिएगा उपयुक्त दोनों के आधार पर की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 77 नंबर, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति को स्थापना कब की? देखिए राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए 4 अगस्त 1949 को किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 78 नंबर, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आय से। ठीक है, राष्ट्रीय आय से, और इसको किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था। किसने दिया था? प्रोफेसर राजकृष्ण का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 79 नंबर प्रश्न है आपके सामने, देखिए यहाँ पर, यानी कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए आप लोग, जब आप ऑप्शन देखिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है व्युत्पत्ति गणना विधि, आप लोग ध्यान रखिएगा। 80 नंबर प्रश्न है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? काफ़ी इंपोर्टेंट सिद्धांत है, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 81 नंबर, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बताना है। न्यूनतम आय वाला राज्य हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा, ऊपर ही बताए हुए हैं, ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। 83 नंबर प्रश्न है आप लोग, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय क्या है आप सभी को बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय आय का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी उत्पाद लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 84 नंबर है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 85 नंबर, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा 85 के लिए क्या होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, अगला प्रश्न है 86 नंबर, देखिए यहाँ पर, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? किसका घटा है? तो कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र। वही अगर बात किया जाए भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान का, तो देखिए विनिर्माण क्षेत्र, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए जो भी प्रश्न आपको कराया जा रहा है इस सेशन के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग इसको रटिए, जैसे भी हो उसको याद कीजिए। आपके एग्जाम में इसी लेवल के प्रश्न आएंगे, बहुत सारे प्रश्न आपको इस प्रैक्टिस सेट से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप भी चाहते हैं कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर का प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए सॉल्व करें फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।